हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार। चल रहे थे मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था अपना, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है, देखिए इससे पहले अपन ने देखा था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखा था। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? समानता का अधिकार देखा था। समानता का 14 से लेकर 18 तक देख लिया था। उसके बाद जो अपना दूसरे नंबर पे आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अपने भाग 3 में है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले 19 का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 से स्टार्ट होता है। फिर आगे जाके 20 का अनुच्छेद है। फिर 21 का है, और 21 क है, और 22 का अनुच्छेद। 4 अनुच्छेद और 5 अनुच्छेद इसके अंदर, 21 क और जोड़ा गया है, तो 5 अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अधिकारों की बात करते हैं। अधिकारों की बात करते हैं तो जॉन लॉक ने बताया था कि प्राकृतिक अधिकार है। क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, और प्राकृतिक अधिकारों में उन्होंने 3 अधिकार लिए थे। क्या लिए थे? प्राकृतिक अधिकारों में उन्होंने 3 अधिकार लिए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक जीवन का अधिकार है, जीवन का, लाइफ का, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता का है, और तीसरा उन्होंने कहा था, पहला जीवन का, स्वतंत्रता का, और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा था संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का। देखिए तीनों अधिकार यहाँ पे इसी भाग के अंदर समा रहे हैं। किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं उसके अंदर तीनों अधिकार समा रहे हैं। जो प्राकृतिक आपके अधिकार है किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। खैर थिंकर पे जाएंगे तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। सरकार के 2 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। क्या लिखा था? सरकार के 2 ग्रंथ। उस 2 ग्रंथों की बात करते हैं तो उन 2 ग्रंथों के अंदर इन्होंने लिखा कि जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार है। कभी कभी इथिक्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि जॉन लॉक जो हैं उनके अधिकार लिखो, या प्राकृतिक अधिकार, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार लिखो। फिर होब्स हाउस ने भी, जॉन लॉक ने भी, रूसो ने भी इनका समर्थन किया था लेवियाथन में। ठीक है। 2 ग्रंथ की बात करते हैं तो देखिए जीवन का अधिकार की बात करते हैं तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 का है, जीवन का अधिकार। ठीक है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। किसकी? दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता की बात। एक दे रखा है इन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 का जो अनुच्छेद है, जिसको क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको। ठीक है। आगे देखिए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति 19 च में था, आगे जाके 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, और 19 1 के च में था। पैरा 1 जो है उसके च के अंदर था, जिसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं 22 का और 21 का शिक्षा के लिए आ गया था, है ना, और 20 और 22 बच गए। ये जो 20 और 22 हैं ये किसी भी आपातकाल के अंदर खत्म नहीं होंगे। ये कब बोला गया था? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है किसी भी आपातकाल के अंदर खत्म नहीं होंगे। ठीक है। 2 सिद्धि में संरक्षण की बात करते हैं। 2 सिद्धि में संरक्षण, है ना। तो आपका अनुच्छेद जो 20 है वो क्या देगा आपको? 2 सिद्धि के अंदर संरक्षण देगा, संरक्षण देगा। ठीक है। और ये गिरफ्तारी से बचाएगा। ये कुछ दशाओं में आपसे गिरफ्तारी से बचाएगा। तो 4 अनुच्छेद हैं। बात आगे ध्यान के अंदर कहां से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक ने दिया था। किस पे दिया था? सरकार के 2 ग्रंथ के ऊपर बोला था। क्या बोला था? जीवन का अधिकार होगा, दूसरा संपत्ति का अधिकार होगा, और तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 में चला जाता है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर चला जाता है, संपत्ति का अधिकार 19 च में और 31 के अंदर चला जाता है। फिर आपका 20 का बचता है 2 सिद्धि के लिए संरक्षण की बात करते हैं, और मतलब 22 का जो बचता है, 21 क का शिक्षा के लिए जरूरी है, और आपका 22 का जो अनुच्छेद है वो किसके लिए है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से आपका बचाव करती है, कुछ दशाओं के अंदर गिरफ्तारी से बचाव करती है। ठीक है। आगे देखिए इसका पहले फिगर बनता है। अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 देख लेते हैं।
अनुच्छेद 19 के अंदर एक फॉर्मूला है सीधा सा, क्या फॉर्मूला है? बोस संग घूमा, बोस संग घूमा और क्या किया? और बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। बॉस के साथ मैं जयपुर गया, बॉस के साथ घूमा और वहां पे क्या कर दिया मैंने? वहीं पे बस वहीं पे व्यापार कर दिया। ज्यादा घूमने से दिमाग में ज्यादा चीजें आती हैं। तो बॉस संग घूमा और बस वहीं पे व्यापार किया, है ना। तो देखिए बॉस की बात करते हैं तो आपको बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) क के अंदर है। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स की बात करते हैं तो सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी, लेकिन सम्मेलन आप कैसे बनाओगे? शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाओगे। संघ की बात करते हो तो संगठन बनाना होगा, संगठन आपको बनाने की स्वतंत्रता होगी। घूमने की मतलब आने जाने की स्वतंत्रता होगी। देश के अंदर आबाद तरीके से आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी जा आ सकते हो, तो घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। और गए बस का मतलब वहां पे बस जाने की या निवास करने की, निवास की। आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर जाके वहां पे जमीन ले सकते हो, 99 ईयर के लिए कोई फ्लैट ले सकते हो, जो वहां पे आप बस सकते हो। और व्यापार करने की मतलब व्यापार की बात है ना। आप अपनी जीविका, आजीविका, वर्ती या कमा के खाने की जो बात होती है, वो व्यापार करने का अधिकार आपको, देखो कितना अच्छा मेंशन इसके अंदर किया है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्की सी जो कमी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता दे रखी है, जबकि पहले क्या दे रखा है आपको? व्यापार करने की, घूमने की। जब आपके पास जीवन की ही स्वतंत्रता नहीं होगी, जीने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आपकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं होगी, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, संगठन नहीं कर सकते। तो ये जो थोड़ा सा था कि मेरे ख्याल से, जहां मेरा पर्सनल व्यू है कि 19 की जगह 21 और 21 की जगह 19 डालना चाहिए था, चेंज करना चाहिए था, क्योंकि पहले जीवन जरूरी है, जीवन के बाद में ये चीजें होती हैं सारी की सारी। देखिए कितना अच्छा सूत्र है, बोस संग घूमा और बस व्यापार किया। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, कंटिन्यू कै ख गै घ अड़ च का इसमें खत्म कर दिया और 6 तक दिया गया है ना। तो देखिए ये कै हो गया, सम्मेलन आपका ख में हो गया, शांतिपूर्ण सम्मेलन। संगठन बना सकते हो, गै में हो गया। आप घूम सकते हो, घ में हो गया। आप बस सकते हो, निवास करते हो, है ना, ये अड़े में हो गया, ये अड़े में हो गया। और च का खत्म कर दिया, संपत्ति का जो था। और 6 के अंदर क्या हो जाएगा? 6 के अंदर आपका क्या हो जाएगा? व्यापार और वर्ती करने की स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी। देखिए इसके ऊपर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। आप घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। पहला प्रतिबंध तो इन्होंने कहा है कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। आप ऐसा कुछ भी वक्तव्य नहीं बोल सकते। बोलने की, आपको अभिव्यक्त करने का मतलब क्या होता है? किसी भी अपने विचार जो होते हैं, अपने विरोधी विचार जो होते हैं, कैसे भी विचार होते हैं, उनको लिख के या कोई डाटा से, कोई मैसेज करके, कोई बोल के, कैसे भी आप व्यक्त करना है, वो अभिव्यक्ति की आ जाती है। इसके अंदर देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आ जाती है कि आप राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ मतलब खिलाफ नहीं बोल सकते। दूसरे, यदि अपने किसी मित्र देश के साथ संबंध है तो उन देशों के साथ नहीं बोल सकते। मित्र देश जो है अपना, उसके साथ, उसके खिलाफ भी आप नहीं बोल सकते। तीसरा, लोक व्यवस्था की बात करते हैं, लोक व्यवस्था की बात करते हैं कि हाँ, यदि आपने सम्मेलन बना लिया और उधर से एम्बुलेंस गाड़ियां जा रही हैं, यातायात जा रहा है, तो वहां पे आपको नहीं करना। आपको सम्मेलन बनाना है, संगठन बनाना है, सरकारी भूमि में जाके बनाइए जहां फिक्स होती है। आप ऐसा ही नहीं कि रोड के ऊपर धरना दे दिया, वो गलत होता है, ठीक है। धरना देना आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे हड़ताल नहीं आएगी। हड़ताल करना आपका कोई भी अधिकार नहीं है। धरना देना आपका अधिकार है, हड़ताल करना आपका अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था की बात करते हैं, या कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, न्यायालय अवमानना जिसको बोलते हैं, न्यायालय अवमानना। न्यायालय ने कह दिया कि 144 लग गई है भाई, इलेक्शन का टाइम है, 144 लग गई है और आप इकट्ठे नहीं हो सकते, उस टाइम पे आप संघ या संगठन नहीं बना सकते, ठीक है। देखिए लोक व्यवस्था के लिए, न्यायालय की अवमानना के लिए, या किसी दूसरे आदमी की मानहानि के खिलाफ आप बातें नहीं कर सकते। किसी दूसरे की पद प्रतिष्ठा की यदि पहुंच हो, मतलब नुकसान होता है, तो आप उस टाइप की, कोई किसी का मोरल डाउन करने की आप बातें नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे ये प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया गया है। दूसरा, इसमें बोला है कि क्या क्या चीज इसके अंदर आती है। सबसे पहले, ठीक है, आपने बोल लिया, तो इस बोलने के अंदर आपके साथ क्या क्या आता है? जैसे आजकल नेता लोग मानते नहीं हैं या उनका पुतला जलाते हैं, तो पुतला जलाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19(1) क में है, पुतला जलाएंगे।
ठीक है, नेता लोग अपना काम नहीं करते या फिर अपनी वो बातें जो डिमांड करके जाते हैं जनता के साथ इलेक्शन के टाइम पे, वो पूरी नहीं करते, तो हम उसका पुतला जलाते हैं, नेताओं का पुतला जलाते हैं। दूसरा, हम बोल रहे हैं, सामने वाला भी हमें बोल रहा है, तो हमने क्या कहा कि 2005 में हमें क्या दिया गया, आरटीआई दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, सूचना का अधिकार की हम सूचना मांग सकते हैं, वो भी अनुच्छेद 1 में अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। ठीक है, आपका बोलने का हो गया, आप मौन धारण करते हो या मौन रहते हो, वो भी न बोलना भी इसी में है, न बोलना भी इसी में है, मतलब आप नहीं बोलते हो, मौन धारण करते हो, वो जो चीज है वो भी किसके अंदर है, इसी के अंदर है। तो आपको बोलना है, नहीं बोलना है, या फिर आप किसी चीज को लिख के दे रहे हो, समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज आप भेज रहे हो, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आता है। ठीक है, आगे सम्मेलन, आपको निरायुध सम्मेलन बनाना है, बिना कोई हथियार से शांतिपूर्ण सम्मेलन आप बनाइए। आप बोलोगे तो लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो उसी को सम्मेलन बोला जाएगा। सम्मेलन इकट्ठा होगा तो हम क्या कहेंगे, नहीं हम पहले क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका संगठन बन जाता है। संगठन के बाद सभी लोग प्रचार प्रसार करने के लिए क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिर आगे जाके वहां कुछ लोग बस जाते हैं, फिर व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो, बोस संघ घूमा और बस वही व्यापार किया, बस व्यापार किया, बोस के साथ घूमा और वहीं पे व्यापार किया। आप कंटिन्यू इसको कर सकते हो। इसमें घूमना है, तो घूमना है तो कुछ जगह आपको मिलिट्री एरिया, जो बेसेज एरिया जो होते हैं, वहां पे आपको नहीं जाने देंगे। कुछ जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्पेशल रिजर्व रखा गया है, उस क्षेत्र में आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, कुछ अम्बेसियां हैं, दूतावास हैं, उसके अंदर आपको नहीं जाने देंगे। तो कुछ प्रतिबंध आपके ऊपर लगे। बच जाने की बात करते हैं, आपको अशांत क्षेत्र के अंदर नहीं बचने दिया जाएगा। अशांत क्षेत्र होता है, या फिर पहले जम्मू कश्मीर के अंदर रोका गया था कि वहां पे कोई आदमी जमीन लेके नहीं रह सकता, अब तो खैर 99 ईयर की लीज पे अपन रह सकते हैं। व्यापार के अंदर भी बोला गया है कि व्यापार आप कैसे ही करो, लेकिन व्यापार के एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आपके पास क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, किस हिसाब से आप काम कर रहे हो, आपकी स्लिप होनी चाहिए। आप जो कोई कोचिंग चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो उसके पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। वो चीज की सरकार क्या कर सकती है, पाबंदी अपने ऊपर लगा सकती है। देखते हैं आगे, अगला देखिए क्या कहते हैं। अगला अनुच्छेद 20 कहते हैं, अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 20 जो है वो आपको क्या कहता है कि भाई आप जो लोग हैं वो दोष सिद्धि के लिए संरक्षण होना चाहिए। और ये 44वें संविधान संशोधन में बोला गया कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा मतलब किस टाइम पे, आपातकाल के टाइम, आपातकाल के टाइम पे इस पे प्रतिबंध भी नहीं लगेगा। प्रतिबंध जो है आपातकाल के टाइम पे 359 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। जब क्या होता है, अपने राष्ट्रीय आपात होता है, 352 लग जाता है, उस टाइम पे ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्ध। सिद्ध दोष किसको बोला जाता है, जिस आदमी ने कोई ने जुर्म कर दिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अपनी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और उस विधि का उल्लंघन कर दिया किसी ने, तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको क्या हो, सजा का प्रावधान है। दोष सिद्धि से क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको संरक्षण दिया गया है। दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन दोष सिद्धि में संरक्षण आपको दिया गया है कि आपने कोई काम कर दिया या जुर्म कर दिया तो उसके लिए क्या हो गया, आपको दोष सिद्ध कोर्ट ठहराएगा और ठहराने के बाद आपको उससे संरक्षण दिया जाएगा। देखिए, इसके अंदर 3 बातें बोली गई है। पहला क्या बोला गया है कि आप जिस टाइम पे जो अपराध करते हो आपके ऊपर वही विधि लागू होगी। क्या होगी, अपराध, अपराध के समय की विधि लागू होगी, समय की विधि लागू होगी। एक देखिए, हमने देखा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 14 में पढ़ा था, विधि की स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। तो आपके ऊपर जो अधिकार हैं, मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, उसके ऊपर यदि आप विधि का हनन करते हो, उल्लंघन करते हो, उसी प्रक्रिया से आपको सजा का प्रावधान होगा। ठीक है, तो अपराध के समय जो विधि लागू होगी आपके ऊपर, उसी के ऊपर क्या दिया जाएगा, आपको सजा दिया जाएगा। कि उस टाइम पे आपने, जैसे मान लो 2023 चल रहा है, 2023 के अंदर आज मान लो एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से आज दे रखा है कि 6 महीने की कैद दे रखी है।
आज के बाद मोदी जी ने क्या कर दिया, 2024 के अंदर कर दिया इन्होंने कि भाई ये जो 6 महीने की कैद है ये इसको 2 साल की करो। तो आप जब जुर्म आपका कब हुआ है, 23 के अंदर हुआ है, और आप 24 के अंदर 2 साल नहीं कटोगे क्योंकि उस टाइम पे सजा का प्रावधान कितना था, 6 महीने था। तो आपको अपराध के समय की विधि के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। आगे बोला है कि एक जुर्म के लिए, एक जुर्म करते हो तो उसके लिए एक बार ही सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, एक बार ही सजा मिलेगी। जैसे मान लो कोई आदमी है, किसी का मर्डर कर दिया, वो 10 साल जेल काटा है, वापस उसको कोर्ट उसी मर्डर के लिए लेके नहीं जा सकता। हाँ, वो किसी दूसरे आदमी को और मार देता है तो फिर उसके लिए अलग से सजा होगी क्योंकि उसने अन्य आदमी को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, आगे देखिए, एक जुर्म होगा और एक बारी सजा होगी। ये जो बात है ये सिविल मामले में लागू नहीं होती। जैसे कोई आदमी अफसर है, रिश्वत लेता है, वो एक आदमी से एक बार रिश्वत ले ली, उसी आदमी से दोबारा रिश्वत ले लेता है, तो वहां पे उसके विधियां ये जो है ये लागू नहीं होती, सिविल मामले में ये लागू नहीं होती। तीसरी बात इसके अंदर और बोला गया है कि आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किए जाओगे। क्या नहीं किए जाओगे, खुद के खिलाफ जो गवाही है वो देने के लिए आप क्या नहीं किए जाओगे, मजबूर नहीं किए जाओगे। क्यों नहीं किए जाओगे, खुद के खिलाफ यदि आप गवाही देते हो तो मतलब आप अपने निजता बनाए रखते हो। निजता की बात करेंगे आप अपने आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये 20 और 21 दोनों से लिंकेज हो गया कि हाँ भाई 20 और 21 एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, खुद के खिलाफ गवाही आप नहीं दे सकते। ये 3 बातें इसमें कही हैं। ठीक है, आप एक जुर्म के लिए एक बार सजा होगी, जो उस टाइम पे विधि लागू होगी वही विधि आपके ऊपर लागू होगी, न तो पूर्व की विधि और न बाद की विधि लागू नहीं हो सकती। दीवानी मामले जो होते हैं, है ना, पैसे झगड़े का, लड़ाई झगड़े का, जमीन का, कोई ब्याह शादी का, कोई विवाह का मामला होता है, तलाक का, विवाह विच्छेद का मामला होता है, दीवानी मामले जो भी होंगे उसके अंदर आपके बाद की विधि लागू हो सकती है। तो किन मामलों में लागू होगी, बाद की, एक तो दीवानी मामले में। ठीक है, दूसरा आप दीवानी मामला करते हो या कोई रिश्वत वगैरह लेते हो, रिश्वत भी खैर दीवानी मामले में, तो दीवानी मामले में लग सकती है। आपराधिक मामले में एक बार एक ही सजा होगी। खुद के खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते, गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। अगला देखिए, अगला आता है आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। 21 के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राणों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लाइफ, कि आपको जिंदगी की स्वतंत्रता है, जीवन चाहिए, आपको प्राण चाहिए। सबसे पहले प्राण चाहिए, उसके बाद ही आर्टिकल 19 चाहिए। पहले तो हमें प्राण चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 19 बाद में चाहिए। सबसे पहले यहां पे आपको क्या चाहिए, शुद्ध पर्यावरण आपको चाहिए, शुद्ध पर्यावरण आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको स्वास्थ्य चाहिए कि भाई हाँ, अपना जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, है ना। फिर एक, जैसे मान लो प्राण की बात करते हैं, तो प्राण जो है वो अपने लाइफ जो है अपन किसी की ले भी नहीं सकते, और हमारी जो लाइफ है वो भी खुद नहीं ले सकते। देखो कितना अच्छा संविधान लिखा गया है कि हम खुद की लाइफ भी नहीं ले सकते और किसी दूसरे की लाइफ भी अपने को लेने का अधिकार नहीं है ना। तो आत्महत्या की बात करते हैं। आत्महत्या वो भी आपके लिए करना क्या है, वर्जित है। आत्महत्या जो है वो भी आपके लिए करना वर्जित है। यदि आप आत्महत्या करते हो तो आईपीसी का जो सेक्शन 497 है उसके तहत आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। यदि आत्महत्या करते हो, पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे, पूछेंगे भाई आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत आ गई। तो ये आपकी लाइफ हो गई। लाइफ में क्या हो गया, आपको शुद्ध पर्यावरण चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार आपको चाहिए, आत्महत्या के खिलाफ सुरक्षा चाहिए। ठीक है, फिर एक होता है दैहिक स्वतंत्रता कि ठीक है भाई हम आपको मार तो नहीं रहे, लेकिन नंगा करके घुमा रहे हैं, नंगा करके घुमा रहे हैं, हम आपको मार नहीं रहे, आपका लाइफ का अधिकार तो नहीं ले रहे। लेकिन दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है कि सम्मानपूर्वक जीवन भी जीना है, सम्मानपूर्वक। क्योंकि मेनका गांधी वाद आया था, मेनका गांधी विदेश जा रही थी, उनका पासपोर्ट रोक लिया गया था, तो उसका मामला आया था, उसके अंदर काफी जो है अधिकार इसके अंदर डाल दिए गए थे। तो बोला गया कि भाई आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना, व्यक्ति का पशुवत जीवन जीना ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, उसका गरिमापूर्ण इज्जतपूर्ण जीवन जीना, उसको नंगा करके नहीं घुमाना, नंगा करके उसको नहीं घुमाना, उसकी दैहिक स्वतंत्रता उसको देना। ठीक है, तो दैहिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या कहा, एक जोड़ दिया हथकड़ी का कि भाई पुलिस वाले जो हैं वो हथकड़ी नहीं पहना के ले जाए।
ठीक है, कोर्ट ने कह दिया भाई आप हथकड़ी मत पहनाया करो, ये हथकड़ी से बचाव कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संगीन अपराध के होते हैं, गैर जमानती होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो तेज होते हैं कि कहीं हमारा एनकाउंटर वगैरह ना हो जाए, तो वो एनकाउंटर से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ में हथकड़ी पहना लेते हैं और पैरों में, शरीर पे बेड़िया पहना लेते हैं ताकि भागे नहीं, और उसको नहीं भागेगा आदमी तो पुलिस के पास ऑप्शन नहीं रहता, सरकार के पास ऑप्शन नहीं रहता कि इस आदमी के ऊपर शूट किया जाए। ठीक है, आगे देखिए कि दैहिक स्वतंत्रता के लिए, दैहिक स्वतंत्रता के लिए कहा कि हम एकांतवास में जीवन जिएंगे। क्या करेंगे, एकांतवास। मैं अकेला रह रहा हूं, एकांतवास में रह रहा हूं, या मेरा कहीं पे मन नहीं लग रहा, वो तो आपको पता ही है कब नहीं लगता, जीवन में 2 बार मन नहीं लगता है ना, तो एकांतवास में रहते हैं, तो उस टाइम पे कहा कि भाई ये भी मेरी दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, ये भी मेरी क्या है, दैहिक स्वतंत्रता है, क्योंकि एकांतवास के अंदर मैं रह सकता हूं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा निजता की बात की। निजता है क्या, निजता दिल्ली का मामला था, हस्बैंड वाइफ बैठे थे, वाइफ चैटिंग कर रही थी, वो पासवर्ड मांगे अपनी वाइफ से मोबाइल के, तो उसने पासवर्ड नहीं दिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उन्होंने कहा भाई ये निजता है, ये बताए या ना बताएं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे छत पे सोया था बहनोई, मैं कली समझ के सो गई, तन्ने समझ के सो गई, तो देखिए वो बहनोई छत पे सोया था, वो तन्ने समझ के सो गई है ना, तो वो उसका निजता है। ठीक है, वो आगे अपन देखेंगे है ना, अडल्ट्री लॉ के अंदर उसके अंदर क्या सिस्टम किया गया है। देखिए निजता की बात करते हैं, निजता इसके अंदर आ जाएगा, एकांतवास आ जाएगा, हथकड़ी आ जाएगा, निजता आ जाएगा, स्वस्थ पर्यावरण आ जाएगा, शिक्षा का आ जाएगा, सार्वजनिक तौर पे फांसी देने से बचने के लिए आ जाएगा। ठीक है, देर से न्याय जो मिल रही है उस न्याय की से बचना भी आपका इसी के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, एक आता है इसके अंदर अडल्ट्री लॉ, अडल्ट्री लॉ जिसको व्यभिचारी बोलते हैं, व्यभिचारी या जार कर्म बोलते हैं, जार कर्म बोलते हैं। देखिए यहां पे जार कर्म बोलते हैं। ठीक है, व्यभिचारी बोलते हैं या अडल्ट्री लॉ बोलते हैं, जार कर्म बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका 309 जो है, 309 आत्महत्या, 309 जो है वो क्या है, आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या जो है वो 309 है। ठीक है, यहाँ पे अब व्यभिचारी के अंदर क्या होता था, एक आईपीसी की धारा चलती थी 497 में, उसको अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो शादी हो गई, शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उस वाइफ का किसी पुराने से अफेयर चल रहा है या किसी दूसरे से अफेयर चल रहा है, तो उस टाइम पे 497 के तहत क्या होता था, उसका हस्बैंड जाता था कि साहब इसने मेरी औरत के पास फोन करता है या मेरी औरत के साथ इसके साथ संबंध है, तो कोर्ट क्या कहता था कि भाई इस औरत को तो कुछ मत बोलो क्योंकि ये तो क्या है, भोली भाली है, लेकिन ये जो आदमी है इसके साथ जो अफेयर है इसके, इसको सजा का प्रावधान था। आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार इसके अंदर तो दोनों, भाई ताली तो तभी बजेगी जब दोनों धड़े बराबर होंगे कि भाई इस औरत की भी कमी है, आदमी की गलती है, तो इसलिए इनको सजा का प्रावधान नहीं दिया गया। पहले आदमी को सजा होती थी, अब आदमी को सजा जो है वो नहीं होती, आदमी जो है उनको क्या है, सजा नहीं होती, औरत को भी सजा नहीं होती। लेकिन उस आदमी के पास जो हस्बैंड है उसका, उसके पास ऑप्शन रखा गया है कि आप चाहो तो अडल्ट्री लॉ के हिसाब से तलाक ले सकते हो, आप अडल्ट्री लॉ के हिसाब से तलाक ले सकते हो, व्यभिचारी या जार कर्म नियम के आधार पे आप क्या ले सकते हो, तलाक ले सकते हो। ये बात इसके अंदर बोली गई। अब बोला कि यार दैहिक स्वतंत्रता तो जब भी ठीक होगी, गरिमापूर्ण भी जीवन जीना है, तो आर्टिकल 21 क जोड़ दिया गया, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 86 क जोड़ दिया गया कि भाई हाँ, दैहिक स्वतंत्रता तो जब ही जाके ठीक रहती है जब जाके आदमी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, थोड़ा बहुत उसको बाहर का आवरण हो। तो यहाँ पे प्राइमरी शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई, उच्च शिक्षा में आपको 25% रिजर्वेशन है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो शिक्षा है उसके अंदर आपको क्या दिया गया, निःशुल्क दिया गया, निःशुल्क दिया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या जोड़ दिया गया, निःशुल्क जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 2002 की बात है, इसमें ये बातें हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 हो गया था, अनुच्छेद 22 चल रहा है, अनुच्छेद 22 चल रहा है। 21 क में क्या आया था, शिक्षा का अधिकार आ गया था। ठीक है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के अंदर बोला गया है कि गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी जो है उससे संरक्षण की बात करते हैं। क्या करते हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण।
गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करते हैं कि आप लोगों को किस किस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण, आप गिरफ्तार करते हो तो इसके अंदर बोला गया है यार दो चीजें होती है कि हाँ, एक तो आपने दंड कर दिया, आपने काम कर दिया, गुनाह कर दिया, ठीक है, दंडात्मक हो गया, दंडात्मक निवारक, ठीक है, दंडात्मक निवारक हो गया। और दूसरा देखिए, पहले तो आपका कौन सा हो गया कि आपने जुर्म कर दिया, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, है ना। दूसरी निवारक निरोध होगी, निवारक निरोध होगी। और ये जो पहली है ये आपके ऊपर कौन सी होगी, ये दंडात्मक निरोध होगी, दंडात्मक निरोध की कार्रवाई होगी आपको, ठीक है। दंडात्मक निरोध के लिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको अरेस्ट करने के लिए जो आएंगे उसके पास क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए कि भाई आपने जुर्म तो कर ही दिया, कि आपने जुर्म कर दिया तो आपके खिलाफ क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए, फिर आप क्या होंगे, अरेस्ट होंगे, है ना। उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है कि फलाने आदमी को हम किस जुर्म के तहत अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले को बताने का अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है, ठीक है। पहले नंबर पे वारंट की बात करेंगे। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं तो भाई 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यदि आपने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। 24 घंटे किसके पास भेजना पड़ेगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, यात्रा जो समय है वो आपको क्या नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। यदि यात्रा का समय शामिल कर दिया, कैसे नहीं करते यात्रा का समय, कहीं पे भीड़ है, 9 बजे जा रहे हैं, ट्रैफिक लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे आपको 2 घंटे 3 घंटे पुलिस की गाड़ी में बिताने पड़ सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे आपका एक्स्ट्रा टाइम हो जाए, तो उस विवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, यात्रा का जो समय है वो इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ वारंट निकाला जाएगा और यात्रा का जो समय है वो 24 घंटे आपके लिए। और आपका जो मनपसंद का वकील है वो करने की भी आपको छूट दी गई है, वकील की भी। देखिए क्या क्या दी गई है, 3 चीजें आपको दी गई है। आप क्या छूट है, ये निरोध है, ये संरक्षण आपको मिल रहा है। आपने गुनाह कर दिया तो आपको पुलिस पकड़ने जाएगी तो सबसे पहले ये बताएगी आपने ये गुनाह किया है, आपको भी ये पूछने का अधिकार है कि आपने क्या गुनाह किया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, वो अपने पास नहीं रखेगी, ठीक है। तीसरा, वकील जो होते हैं वो अपने मनपसंद का वकील करने को आपकी स्वतंत्रता है, मनपसंद का वकील करने की क्या है आपको स्वतंत्रता। निवारक निरोध की बात करते हैं। ये निवारक निरोध जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है कि ये एक रोलेक्ट एक्ट है। क्या है, रोलेक्ट एक्ट है, 1919 का आया था ना कोई अपील थी, ना कोई वकील था, ना कोई दलील था, सीधा पकड़ा जेल में डाल दिया। इसको यहां पे दूसरे तरीके से यूज लिया गया है, दूसरे तरीके से वहां पे सबने विरोध किया, लेकिन यहां पे कोई विरोध नहीं कर रहा क्योंकि इसको दूसरे तरीके से यूज लिया गया है। क्या यूज लिया गया है, इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी आदमी यदि इस टाइप से ऐसे लगे कि ये फलाना आदमी जो है इसके जाने से क्या हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देते हैं, कई बार दे देता है कि भाई अमित शाह है फलाने स्टेट में जाने के लिए बैन किए गए हैं, राहुल गांधी है उस स्टेट में जाने के लिए बैन किए गए हैं, क्योंकि उनको पहले ही वो होता है, रोक दिया जाता है, पहले ही उनको ऐसा आभास होता है कि इस टाइप की स्पीच देंगे जिससे जनता के अंदर भड़काव हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको पहले ही रोका जाए। दूसरी बात, इसके अंदर यदि आपको पकड़ते हैं तो 3 माह तक की इसके अंदर कस्टडी होगी। कौन सी, जेसी होगी, जुडिकल कस्टडी, आपको जेल के अंदर 3 माह तक अधिकतम रखा जाएगा। यदि 3 माह से ज्यादा आपको रखना है तो उसके लिए आपके साथ क्या करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के जज होते हैं या उसकी जो अधिकारिता रखते हैं या उस लेवल के होते हैं, उसकी योग्यता रखते हैं, उन लोगों की एक कमेटी बनेगी जिसको बोला जाता है सलाहकार बोर्ड। सलाहकार बोर्ड, वो सलाहकार बोर्ड जो है वो क्या करेगा, लिख के देगा कि हाँ फलाने आदमी की कस्टडी जो है वो 3 माह से 6 माह 12 माह बढ़ा दी जाए। अब देखिए इसका लेटेस्ट एग्जांपल कब आया था, जम्मू एंड कश्मीर का आया था। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का 370 हमने हटाया, ठीक है। 370 हमने जब हटाया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, है ना, जम्मू कश्मीर का 370 हटाया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां के नेता हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला हैं, इस टाइप के जो नेता हैं, गुलाब नबी आजाद हैं, तो ऐसा लग रहा था कि 370 पे बोलेंगे और उनका क्या हो गया, भड़काऊ भाषण हो जाएगा। भड़काऊ हो जाएगा तो उनके ऊपर क्या कर दिया गया, पहले ही निवारक निरोध के रोलेक्ट एक्ट के तहत हमने क्या कर दिया, उनको बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया,
नजर बंद कर दिया। नजर बंद को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस अरेस्ट, कि आप अपने घर पे रहिए, आप ना तो कोई बाहर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता, फैमिली मेंबर के अलावा आप किसी से कोई बातें नहीं कर सकते, आपका टीवी टेलीफोन जो भी है कनेक्शन सारे के सारे काट दिए जाएंगे। ठीक है, नजरबंद आपका कब किया जाता है? जब निवारक निरोध आपको ऐसा प्रतीत हो जाता है, या फिर कोई आतंकवादी संगठन जो होते हैं, या फिर कोई इस टाइप का लगे कि भाई फलाना आदमी उस कंडीशन में है, क्योंकि यहां पे आप गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के पास आपके पास लिखित सबूत नहीं है, लिखित सबूत नहीं है तो आपको मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? छोड़ देगा, और साथ में पुलिस को चेतावनी भी देगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप यदि किसी आदमी को अरेस्ट करते हो तो उसके लिए 3 महीने तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 3 महीने तक तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। और 3 महीने से यदि ज्यादा का टाइम होता है तो हाईकोर्ट की जो आपकी सलाहकार बोर्ड है वो लिख के दे देंगे मजिस्ट्रेट कि भाई हाँ इसको और ज्यादा बढ़ाओ, या फिर आप नजरबंदी जो है उसकी नजरबंदी कर दो, हाउस अरेस्ट कर दो, उसको घर के अंदर ही रख दो, नजरबंदी कर दो। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसको बंदी बनाया जाना होता है, तो बंदी उसका बना सकते हो आप। तो ये बातें जो है ये इसके अंदर कही गई है। ठीक है, वारंट, लेकिन आपको ये जो सारी चीजों की छूट है ना, ये छूट मजिस्ट्रेट के या कोर्ट ने आपको कोई पनिश कर दिया उसके खिलाफ आपको बचाने की कोई वो नहीं होगी। आपने कोई विधि का उल्लंघन कर दिया वहां पे आपको कोई बचाव नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या अपने पास है। फटाफट, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। अनुच्छेद 22 से लेके अनुच्छेद 22 से लेके अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसके अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 19 6 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भारतीयों को। भारतीयों को और क्या प्राप्त था? अनुच्छेद 15 और 16, 15 और 16 जो था वो भी केवल भारतीयों को प्राप्त था, और ये 19 का जो है ये भी भारतीयों को, कंपनी के शेयर धारकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। इसमें 6 प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता दी गई है तो साथ में प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कभी कभी मेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि अनुच्छेद 19 या फिर अपनी जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध लिखिए, या व्यक्ति की स्वतंत्रता किन किन आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती है वो बातें लिखनी है आपको। ठीक है, 7वीं स्वतंत्रता जो 19(1)(च) के अंदर थी, 44वां संविधान संशोधन से क्या कर दिया उसको 20/6/89 से, एक बार ये डेट भी पूछा गया है, 20 जून की बात है 1989 से, क्योंकि 1978 के अंदर तो संविधान संशोधन हुआ था। संपत्ति को खरीदना, उसको अधिग्रहण करना, इन सब से क्या कर दिया, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी कहां पे डाल दिया गया है? ये 300A में डाल दिया गया है, भाग 12 में। अब ये कानूनी अधिकार का मतलब क्या होती है कि सरकार, राज्य जो है वो आपको दे देती है, दूसरा आदमी आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता है? दूसरा आदमी आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन सरकार आपसे छीन सकती है, और मौलिक अधिकार में था तो सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती थी। ठीक है, तो ये जो जमीन है मेरी जमीन है, कोई दूसरा आदमी मेरे से ले, मैं बेचू तो बेचू, नहीं तो नहीं बेचू। लेकिन यदि रेल की पटरियां जा रही हैं, राज्य जा रहा है, सरकार जा रही है, तो वो मेरे से ले सकती है। ठीक है, आगे देखिए, यह अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त है, निजी मामलों के खिलाफ नहीं है। आपको बोलने की बात कर दी, मैंने कोचिंग चलाई, ओपनिंग किया, मैं किसी को बोलने दूं नहीं बोलने दूं वो मेरी मर्जी है ना, निजी मामला है वो मेरा, ये सरकारी मामला नहीं है। राज्य के खिलाफ ही आपको, निजी मामले के खिलाफ नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, ये जो आपकी बेड़ियां हैं ये क्या हो जाती है? टूट जाती हैं, क्योंकि पहले यदि यूनानी राज्य की बात करते हैं, यूनानी राज्य में स्लेव सिस्टम हुआ करता था, दास प्रथा हुआ करती थी। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री आई, मिडाइवल हिस्ट्री में भी आदमी जो थे उनकी कोई अच्छी कदर नहीं होती थी। मॉडर्न इंडिया के अंदर भी जॉन लॉक ने बोला था कि हाँ भाई अधिकार 3 तो जो है वो प्राकृतिक अधिकार है, वो तो देने ही देने चाहिए। प्राकृतिक में संपत्ति का, भाई आपकी संपत्ति आपकी रहेगी, छीना झपटा नहीं किया जाएगा, लीगल तरीके से ली जाएगी। ठीक है, दूसरा जीवन का, आपका जीवन है, हम जीवन नहीं ले सकते। ठीक है, तीसरी आपकी स्वतंत्रताएं, हम स्वतंत्रताएं नहीं ले सकते। आगे देखिए, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को है ना, नागरिकों को है, भारत में जो नागरिक रहते हैं, भारतीय नागरिक है, वी आर इंडियंस जो हैं उन सबको है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 की ट्रिक क्या है? बोस संघ घूमा और बस व्यापार किया। बोस का बोलने की या अभिव्यक्त करने की, सह का सम्मेलन की, संघ की, घूमना, आने जाने की, घूमने की, बसने की, आबाद रूप से बसने की, संचरण करने की, व्यापार करने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग करने, विचारों अपने कैसे भी तरीके से आप छाप कर, लिख कर, कैसे भी अपने विचार जो हैं वो आप दे सकते हो, उसी को अभिव्यक्ति बोला गया है। ठीक है,
आगे देखिए अनुच्छेद 19, इसको क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका बैकबोन बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है अनुच्छेद 19 को। इसके अंदर क्या बोला गया? पहला अभिव्यक्ति बोला गया है। अभिव्यक्ति जैसे आरटीआई मिल गया आपको, पुतला जला सकते हो, इंडिया जीत जाती है तो झंडा अपना लहरा सकते हो। आजकल तो 24 घंटे झंडा लहरा सकते हैं अपन, है ना। और मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया ने तो क्या कर रखा है? बंटाधार कर रखा है। क्योंकि मैंने एक वो देखा था डायग्राम, उसके अंदर एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ दिखा रहा था, मीडिया वाला उस मगरमच्छ को दिखा रहे थे, जबकि पीछे जो भूखमरी के बच्चे बैठे थे उनको नहीं दिखा रहे थे। तो ये मीडिया जो है, ये सब जो ड्रामा होता है ये पूरा का पूरा किसका होता है? ये जो किसी चीज का फैसला आने से पहले ही फैसला कर देते हैं। ये सब किस में है? आपकी अभिव्यक्ति की आ जाती है, बोलने की आ जाती है, एक्सप्रेशन करने की आपकी आ जाती है। अगला बोलते हैं सम्मेलन की, असेंबली बनाने की, असेंबल बनाने की, आपको सम्मेलन बनाने की, लेकिन शर्त यह है आपके पास कोई हथियार नहीं हो, शांतिपूर्ण हो। संगठन बनाने की बात करते हैं, आबाद संचरण, घूमने फिरने की बात करते हैं, लेकिन जहां पे रोक है वहां पे आप में चाहिए। निवास और बसने की, निवास और आप कहीं पर भी रेजिडेंस या सेटल हो सकते हैं, ठीक है। 24 से 6 हटा दिया गया है, संपत्ति वाले को हटा दिया गया है। आगे 6 के अंदर दे रखा है व्यापार, है ना, या फिर आप जो भी अपना व्यापार धंधा करना चाहते हो। यहां तक भी बोला गया है कि दिल्ली का मामला आया था एमसीडी का, उसके अंदर बोला गया कि फुटपाथ के ऊपर जो है ना वो भी, लेकिन हाँ लोक व्यवस्था आने जाने के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी फुटपाथ पर भी आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। देखिए इसके ऊपर प्रतिबंध बात करते हैं, एकता अखंडता, ये कब जोड़ा गया था? पिछली बार आरएसपीटी में पूछा था ये कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में एकता अखंडता कब जोड़ा गया था? तो एकता अखंडता 16वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। सुरक्षा को लेके, यदि ऐसा नहीं कि हम सम्मेलन बना रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या ऐसी जगह कोई व्यापार कर रहे हैं जहां अपनी सुरक्षा को नुकसान हो, या फिर अपना जो दूसरा देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है उनकी खराबी की कोई बातें करते हो, या फिर पब्लिक की बात करते हैं कि लोक व्यवस्था को अपन खराब कर रहे हो, एम्बुलेंस को साइड नहीं दे रहे हो, मतलब कि मैत्रीपूर्ण यदि किसी राज्य के साथ संबंध है, न्यायालय अवमानना, न्यायालय कोर्ट ने लिख के दे दिया और वो काम आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो न्यायालय के पास क्या दंडात्मक शक्ति भी है। किसी के पास मानहानि की बातें करते हैं, किसी दूसरे के लांछन लगाते हैं, उसका मोरल डाउन करते हैं, वो चीजें अपने को नहीं करनी। आगे देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेंशन की बात करते हैं कि दोष सिद्धि के अंदर आपको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। 3 चीजें इसमें दी गई हैं कि जिस समय जो कानून था वो ही कानून आपके ऊपर लगेगा जुर्म के समय। दूसरा, एक अपराधी को एक काम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ दीवानी मामलों में ऐसा होगा। आगे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपनी क्या अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बोलो तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, ठीक है आप, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या नहीं कर सकते? आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें निम्न अधिकार शामिल है, किसके अंदर शामिल है? अनुच्छेद 20 की बात करते, सॉरी 19 की बात करते हैं। 19 में अधिकार शामिल है, इसमें अपने या किसी दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का, या प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये ब्रजभूषण दिल्ली का मामला आया था और इंडियन एक्सप्रेस का मामला आया था। ब्रजभूषण और इंडियन एक्सप्रेस के मामले में कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको किस में दिया गया? अनुच्छेद 19(1) में किस में दिया गया है, किस मामले से दिया गया? तो वो ब्रजभूषण मामला था और इंडियन एक्सप्रेस का मामला था। आगे देखिए, व्यवसायिक विज्ञापन की बात करते हैं। व्यवसाय के लिए जो विज्ञापन छाप देते हैं, सूचना का अधिकार है, वो सभी के इसमें आते हैं। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, आपका फोन जो है, बाकी टेपिंग होता है, देखिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, तो फोन टेपिंग जो है उसके विरुद्ध भी जो है क्या होता है? आपका अधिकार है, क्योंकि मेरा फोन में किसी से बात कर रहा हूं, उसको वायरल कर दिया तो वो क्या हो गया? फोन टेपिंग हो गया, है ना। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। नवीन जिंदल का मामला आया था, हरियाणा का मामला है या नवीन जिंदल का 2004 का, तो हरियाणा वाले नवीन जिंदल ने कहा कि भाई हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजन बंद, कोई राजनीतिक दल है वो आयोजन बंद कर देता है किसी भी चीज का, तो ये कोई जरूरी थे थोड़ी ना कि भाई राजनीतिक दल की वो बपोती है, वो तो जनता है ना, अंतिम शक्ति किसमें? जनता में है। तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो? अभियान कर सकते हो, है ना। फिर शांति का अधिकार आपको है, प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार आपको है, लेकिन हड़ताल करने का आपको अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार आपको कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इस पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध लगा दिया। भारत की एकता अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था की बात करते हैं, शिष्टाचार या सदाचार के हितों की बात करते हैं, न्यायालय की अवमानना, मानहानि की बात करते हैं, अपराध उद्दीपन, अपराध को बढ़ावा देने, भड़काने की बात करते हैं, उस आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखिए, यह अधिकार भारत की सीमाओं के बाहर भी भारतीयों को प्राप्त है।
भारतीयों को प्राप्त है। किस वाद में बोला गया था? मेनका गांधीवाद के अंदर बोला गया था। मेनका गांधीवाद के अंदर क्या बोला गया था कि ये जो अधिकार है आपको बाहर भी, आप जैसे मोदी जी जाते हैं तो उनका इंटरव्यू बाहर के लोग भी लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 19 एक है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। आप शांतिपूर्ण तरीके से करो, आपके पास बिना कोई हथियार तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हो। वही चीज रिपीट है, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना, प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है। सार्वजनिक जो भी बैठक हो रही है, जैसे दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था, वो अपना खिलाड़ी जो थे उन्होंने सम्मेलन बना रखा था, आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें जाने का अपने को अधिकार है। केवल सार्वजनिक भूमि पर ही सम्मेलन किया जाएगा। दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर, जयपुर के अंदर फिक्स जगह होती है, वहीं पे आपको क्या किया जाएगा, आप सम्मेलन संगठन बना सकते हो। इसमें भी हड़ताल का अधिकार आपको शामिल नहीं है। यह सम्मेलन गलत संगठन, आप यदि कोई गलत डायरेक्शन का संगठन हिंसा या शांति भंग या अव्यवस्था के लिए करोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रोक दिया जाएगा, प्लस में आपको सजा भी होगी। क्योंकि भारतीय कानून के अंदर विधि का कानून है और विधि के कानून में जो आपने जुर्म किया है उसकी सजा है, उसकी सजा है, ठीक है। तो प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 19(3) का क्या कहता है कि भारत की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, आदेश और संबंधित क्षेत्र में यातायात का यदि कोई मामला हो तो उस टाइम पे आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये पीडीएफ है, पीपीटी है, ये आप लोग देख लेना है ना। अनुच्छेद 19 एक गैर संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। इसमें राजनीतिक दल, साझा फर्म, कंपनी, क्लब, आप कुछ भी बनाइए, कंपनी बनाइए, कोई दुकान खोलिए, कुछ भी करिए, है ना, उसको चलाइए आप, है ना, उसको नियमित चालू रखिए। आपको बंद करने का भी अधिकार है और चलाने का भी अधिकार है, ठीक है। आगे कह रहा है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि भारत की एकता, अखंडता, सार्वजनिक कोई मामला हो, नैतिकता के आधार पर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। आगे नायर बनाम भारत संघ 1976 का मामला है। ये नायर भारत संघ का थोड़ा सा मामला देख लेना। इसमें बोला गया कि सेना के नाई, धोबी, सेना के जो नाई हैं या धोबी जो हैं, सेना के नाई, धोबी जो भी हैं, ये सेना के नाई हैं, धोबी हैं, दर्जी भर्ती होते हैं, उनको संघ बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो भारतीय सेना के अंग हैं और भारतीय सैनिकों को क्या कर रखे हैं, कुछ मूल्य अधिकारों पे प्रतिबंध लगा रखा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रम संगठन मोल भाव नहीं कर सकता। श्रम संगठन जो होगा वो मोल भाव नहीं कर सकता, तालाबंदी किसी चीज का नहीं कर सकता, क्योंकि औद्योगिक श्रम जो कानून है उसके तहत उनको क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कंपनी के तालाबंदी नहीं करेंगे, वो मोल भाव नहीं करेंगे, ठीक है। हड़ताल करने की भी उनको छूट नहीं होती। अनुच्छेद 19 एक है, बोला गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण का अधिकार है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में आंतरिक देश पर ही लागू है। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान जाके घूमने लग गए। जब ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान, यदि आपको ऐसा लगे ना कि 1950 का इंडिया देखना है या आजादी के पहले का इंडिया, जो उस टाइम पे इंडिया की कैसी कंडीशन हुआ करती थी, वो कंडीशन आज पड़ोसी देशों में क्या है, वहां पे बनी हुई है ना। तो आपको क्या है, बाह्य विदेशों के अंदर अपना संविधान देखिए कितना अच्छा है कि 1973 की बात करते हैं, खाड़ी मामला हुआ था। 1991 की बात करते हैं, एलपीजी आया था, उस टाइम पे अपनी कंडीशन कितनी खराब थी, उस टाइम पे भी एडिंग था। और आज हम परचेजिंग पावर में तीसरी महाशक्ति हैं, जबकि अपने जीडीपी लिहाज से देखें तो पांचवी महाशक्ति हैं इकोनॉमी की। तब भी अपना जो है, आप पहले नंबर पे पहुंच जाओगे तो भी क्या रहेगा, आपका जो संविधान है वो इस हिसाब से लिखा गया है, क्योंकि संविधान और विधि का कानून जो लिखा है उसी के हिसाब से चले हैं और उसी के हिसाब से हमें क्या मिली है, आगे से आगे प्रोग्रेस मिली है और प्रजातंत्र अपना मजबूत हुआ है। प्रतिबंध की बात करते हैं तो साधारण जनता के हित में लगा सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए लगा सकते हैं कि वहां पे जाना नुकसान है। कोई कहते मैं तो शेर का पिंजरम जाऊंगा घूमने, यार शेर का पिंजरम घूमने दिया जाया करेंगे क्योंकि उसके लिए नुकसान की बात होती है। अनुसूचित जाति जनजाति अपने जैसे ये मणिपुर में, मणिपुर वो सॉरी आपका कुछ क्षेत्र मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का भी है, लेकिन अंडमान निकोबार के अंदर है, जारवा जनजाति है, ओंगे है, स्टैनली जनजाति है, वहां पे गिने चुने लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या किया जाता है, बचाव के लिए वहां पे जाना बैन किया गया है ना। आगे देखिए कोशिला बनाम यूपी के अंदर मामला आया था, कोशिला का वाद आया था यूपी हाई कोर्ट के अंदर। उसमें बोला गया था कि वेश्यावर्ती जो औरत होती हैं, वेश्यावर्ती या वेश्या जो औरत होती हैं, उनको नैतिकता के आधार पे और स्वास्थ्य के आधार पे, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पे आप क्या कर सकते हो, उनको रोक सकते हो। किस मामले में बोला गया था, कोशिला मामले में ऐसा बोला गया था कि आप नैतिकता या कोई आदतन अपराधी होता है उसको भी आप रोक सकते हो, उसको भी हर जगह घूमने नहीं दिया जा सकता, कि स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पेशेवर या आदतन जो अपराधी हैं या वेश्या जो होती हैं उनके आबाद संचरण के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे और नैतिकता के आधार पे, है ना। अनुच्छेद 19(1) समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से 1978 में।
आगे देखिए अनुच्छेद 19(6) है, कोई वर्ती उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार की बात करते हैं। इसमें व्यापार शुरू और बंद दोनों करने का अधिकार है। फुटपाथों पर भी आप अधिकार कर सकते हो। म्युनिसिपल का मामला आया था 1989 दिल्ली कि आप, सोदान सिंह का मामला आया था दिल्ली का, तो उन्होंने कहा कि आप फुटपाथों पे कर सकते हो, लेकिन बशर्ते लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, यातायात सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, आना जाना खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें प्रतिबंध लगाया गया कि साधारण जनता के हित में होना चाहिए। इसमें देखिए अलग अलग का अलग अलग प्रतिबंध दिया गया है, अलग अलग का अलग अलग प्रतिबंध दिया गया है। तो व्यापार करने के लिए तकनीकी अर्हताएं कि आप ये व्यापार कर रहे हो, आपको कंप्यूटर चाहिए, ये इतनी थाली, इतनी प्लेट, इतनी ये चीज चाहिए, है ना, होटल चला रहे हो, तो वो सारी चीजें करने के लिए आपको क्या बोला जाता है, तकनीकी अर्हताएं निर्धारित किए कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में यह आपातकाल में खत्म नहीं होता। कब बोला गया था? 44वें संविधान संशोधन में बोला गया था। अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा, जो जब तक उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया हो, उसको दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा। इसमें भूत लक्ष्मी या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जिसको बोलते हैं, है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जिसको बोलते हैं कि पहले का कोई नियम नहीं लगेगा, बाद का कोई नियम नहीं लगेगा, उस टाइम पे जो उसने जो जुर्म किया उसी टाइम की उसको सजा होगी। अपराधी पर अपराध के समय की विधि लागू होगी, बाद की पहले की नहीं होगी। हाँ, दीवानी मामले में नवीन विधि लागू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी मामला जो है, आपने रिश्वत ले रहे हो, है ना, एक आदमी से 2 बार रिश्वत ले ली, बार बार रिश्वत ले रहे हो, तो वो दीवानी मामला हो गया, है ना। तो दीवानी मामले में क्या हो जाएगा, आपकी जो पहले की जो विधि है वो लागू हो सकती है। या बाद में नया कोई, जैसे मान लो तलाक के लिए बात होता था, पहले नॉन अवेलेबल होता था, जैसे डिवोर्स या फिर दहेज का मामला हो जाता था 498 के अंदर आईपीसी में, तो सीधा पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, नॉन अवेलेबल था। अब उसकी जांच है बहुत गहराई से होती है, तो मामला उसी टाइम का हो, लेकिन आज भी यदि वो पकड़ा जाएगा तो दीवानी मामला है, उसकी जांच गहराई से होगी, उसके बाद ही पहले पकड़ा नहीं जाएगा। आगे देखिए, वाद केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में यह बोला गया था कि पुरानी जो विधि है वो लागू नहीं होगी, नई विधि जो है वो लागू होगी। अनुच्छेद 20(2) कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जाएगा, ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते। हाँ, दोहरे दंड में विभागीय कार्रवाई, एक आदमी है काम टाइम पे कौन करे, है ना, कोई भी आदमी है वो अपने ऑफिस का काम टाइम पे नहीं कर रहा, फिर उसको सजा दे दिया कि भाई हाँ तेरे को ये काम करना, ये पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। दूसरा, उसने फिर दूसरे दिन नहीं किया वही काम, तो फिर भी उसको सजा दे सकते हैं। तो विभागीय कार्रवाई इसमें शामिल है। ये आंगल विधि के सिद्धांत नीमो डिबेट विद क्योरी से लिया गया है, वाक्यरी से, है ना, पर आधारित है। और वाद की बात करते हैं तो विक्टरमन बनाम भारत संघ का मामला था, 1954 का मामला था। इसके अंदर बोला गया था कि विभागीय कार्रवाई जो है वो उसके ऊपर, वो दोहरे दंड के अंदर नहीं आती। यह वहां लागू नहीं होता जहां दूसरा अभियोग पहले से चला आ रहा हो। देखिए, मकबूल हसन का मामला था, मकबूल हसन बंबई का मामला था। इस मकबूल हसन बंबई के मामले में बोला गया कि हाँ भाई, पहले तो मकबूल हसन को पकड़ लिया और बोल दिया कि भाई आपके ऊपर कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा चल गया और आपको सजा होगी, आपने काटा है। बाहर निकले तो फिर पीछा पड़ गए कि यार इसको कस्टम एक्ट के तहत तो गिर दिया, अब आईपीसी के तहत वो गिर दें। तब कोर्ट ने कहा था, आईपीसी कस्टम एक्ट के तहत तो हो गया, अब आईपीसी के तहत हुआ, तब इसने कहा कि भाई नहीं, एक बारी सजा होगी, ठीक है, दोबारा सजा नहीं होगी। दूसरा अभियोग जो है वो एक साथ 2 मुकदमे चल रहे हैं तो दोनों की अलग अलग नहीं होगी, ज्वाइंट उसकी सजा होगी, ठीक है। अनुच्छेद 20(3) कह रहा है कि किसी व्यक्ति को खुद अपने विरुद्ध ही साक्षी या गवाही देने के लिए तीनों बातें अपन ने बता दी थी कि भाई पहली बात तो ये थी आपको वारंट देना पड़ेगा, दूसरी बात ये थी कि वारंट के साथ साथ आपको एक बारी सजा की बात होगी, तीसरी बात अपना मनपसंद का वकील करने के लिए या फिर आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें होनी चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ कुछ शर्तें इसके अंदर होनी चाहिए। क्या? व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, व्यक्ति पे अपराध करने का आरोप लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोरा मर्दी जाए खड़े हो जाएगा, कोई अपराध को आरोप ही नहीं हुआ है। उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो या उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो, तो उस टाइम पे यहाँ पे वो बचाव हो सकता है। आगे देखिए, नोट, न्यायालय अवमानना की कार्रवाई। न्यायालय किसी की न्यायालय की कोई अवमानना करता है, उसके आदेशों को नहीं मानता, तो उस कार्रवाई के अंदर ये जो मामला है ये लागू नहीं होगा। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात में भी नहीं छीना जा सकता। 44वें संविधान संशोधन में ऐसा बोला गया है, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं और पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। ये डायग्राम है, ये आपके समझने के बहुत इजी काम में आ जाएंगे।
हमने देखा था कि भाई हाँ, लाइफ के अंदर हमें स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और हम किसी को नहीं मार सकते तो हम अपने खुद को भी नहीं मार सकते। ये तो अपनी लाइफ, व्यक्तिगत लाइफ है ना। आगे बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं हम, एकांतवास है। इसके अंदर विदेश जाने का मामला मेनका गांधी का आया था ना वाद, उसमें मेनका गांधी वाद पूछ लिया जाता है। मेनका गांधी, है ना, गांधीवाद जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। किस स्वतंत्रता? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, निजता की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं। और अडल्ट्री लॉ अपन ने देखा था कि 497 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। इसमें देखिए क्या होता है कि ये औरत है, ये इसकी वाइफ है, लेकिन इसका अफेयर किसके साथ है? इसके साथ है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इस आदमी को ये मुकदमा करने जाता था तो इस आदमी को सजा होती थी। किसमें होती थी? 497 में इसको सजा होती थी। लेकिन अब बोला कि यार इसकी भी इतनी गलती है, इसकी भी इतनी गलती है, महिला को कोई सजा का प्रावधान नहीं था तो महिला को माफी कर रखी थी, इसको भी माफ कर दिया कि इन दोनों को अब कुछ नहीं कहेंगे, ये जाने इनकी दुनिया जाने। लेकिन हाँ, ये आदमी यदि चाहे, इसको ऑब्जेक्शन है, तो ये आदमी चाहे तो अडल्ट्री लॉ के हिसाब से ये क्या ले सकता है? तलाक ले सकता है, वो लीगल मानी जाएगी, ठीक है। आगे 21 के अंदर हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, मतलब जीवन जीने का मतलब ये थोड़ी ना कि पशुवत जीवन जीना, हमें सम्मान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जीना है। गौरवपूर्ण जीवन जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ही सभ्य माना जाता है। और आगे देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट की बात करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो होता है अरेस्ट की बात करते हैं, इसमें दंडात्मक पनिशेटिव की बात करते हैं, और दूसरी करते हैं प्रिवेंटिव की, ठीक है, निवारक निरोध की। तो इसमें आपको सबसे पहले वारंट दिया जाएगा, 24 घंटे में नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके पास भेजा जाएगा, और आपको अपनी मनपसंद का वकील करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे बिना वारंट आपको 3 महीने जेल के अंदर डाला जाएगा। हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर पोटा, टाडा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो आगे देखते हैं अपन, है ना। वो सभी के सभी इसी के लिए बनाए गए थे, इसी के लिए बनाए गए कि देश के अंदर कुछ इस टाइप की गतिविधि भी ना हो जाए। संविधान सभा के अंदर अपने जो बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने कहा था कि संविधान मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये संविधान हमेशा रहेगा। और ये जो संविधान है, हमने इतना लचीला भी नहीं बनाया है कि दुनिया इसके साथ खिलवाड़ कर सके, और हमने इतना कठोर भी नहीं बनाया है कि लोगों का जीना दुश्वार कर सके। कि हमने इतना लचीला नहीं बनाया इसको कि दुनिया इसके साथ खिलवाड़ कर सके, और इतना कठोर भी नहीं बनाया है कि जीना ही लोगों का दुश्वार हो सके, है ना। कितना अच्छा संविधान का कॉम्बिनेशन उन्होंने बैठाया है, और ये किसी भी टाइम पे वो नहीं होंगे। आगे देखिए, कुछ शब्द आते हैं, जैसे पूछताछ का आता है ना, इंट्रोगेशन बोलते हैं। पूछताछ का मतलब आप थाने के अंदर, ये बेसिक नॉलेज के लिए, आप थाने में जाते हो, आपको पूछताछ कर देते हैं, दोनों से सिग्नेचर करा देते हैं, घर भेज देते हैं, उसमें कोई सजा नहीं है। हिरासत में लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भर्तियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किसी पेपर लीकेज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या किया जाएगा? हिरासत में, पुलिस कस्टडी में बस में भर के ले जाया जाएगा, और फिर क्या कर दिया जाएगा? 24 घंटे में आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भी कोई मुकदमा नहीं लगेगा आपके। गिरफ्तार की बात करते हैं, अब अरेस्ट ही हो जाता है, तो अरेस्ट हो जाता है तो आपको 24 घंटे में कहां पे करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास करना पड़ेगा। आगे होती है जेसी, जैसे मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में, थाने में नहीं भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। न्यायिक हिरासत में अब क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि साहब इस आदमी को हमने पकड़ के आपको दे दिया और आपने जेसी में भेज दिया। पुलिस वाले जाते हैं, थानेदार जाता है कि हाँ भाई, ये जो फलाना आदमी का मर्डर किया था, वो लाठी भी मिल गई, या मेरे उसके कपड़े लत्ते भी मिल गए, या कोई हथियार था वो भी मिल गया, तो हमें एक बार दे दीजिए, हमें मौका मुआवजा करते हैं, उस जगह को देखते हैं, उसका सीन रिक्रिएट करते हैं। जैसे आंध्रा के अंदर हुआ था, आंध्रा पुलिस ने किया था सीन रिक्रिएट, जो रेप हत्या के जो दोषी थे उनका एनकाउंटर किया गया था ना। तो पुलिस क्या करेगी? उस मजिस्ट्रेट के पास जाके कहेगी भाई हमें जो है रिमांड करेगी, वो डिमांड नहीं करेगी। डिमांड तो उसका किया जाता है कि भाई हमें आपकी किताब पढ़ने को दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मजिस्ट्रेट को वो कहेगी हमें रिमांड के लिए दे दो। तो रिमांड जो होता है वो मैक्सिमम 15 दिन का होता है, 15 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है। लेकिन जो आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में 1 साल तक का पुलिस रिमांड भी दिया जाता है वहां का, क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो रिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 दिन का ये पुलिस रिमांड होता है, 15 दिन के अंदर इसकी खातिरदारी होती है, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, हाँ, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से
मतलब किसी आदमी ने जुर्म कर दिया और वो विदेशी दुश्मन देश का है, अपना आतंकवादी है, उसको क्या फांसी की सजा का भी प्रावधान है? क्यों नहीं देते? हम फांसी भी तो देते हैं, फांसी की सजा का भी प्रावधान है। हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, किसी को मान लो दैहिक स्वतंत्रता मतलब उसकी गरिमा को खत्म करेंगे, तो गरिमा को खत्म करेंगे या फिर उसके जीवन को खत्म करेंगे, वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होगा। इसके अलावा किसी भी आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा। गोपालनम बनाम मद्रास राज्य 1950 में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है। ये जो है आपको केवल और केवल अनुच्छेद 21 जो है ये आपको केवल और केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही मिला हुआ है, ठीक है, राज्य के या विधायिका के विरुद्ध नहीं है। राज्य के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि विधायिका अपनी संसद जो है वो विधि बना के आपको क्या दे सकती है? फांसी दे सकती है, देती भी है। विधायिका विधि द्वारा पारित करके वंचित आपको कर सकती है, वंचित कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए मेनका गांधी, ये मोस्ट रहता है, बार बार पेटी मेंस में अटकाने के काम में आता है। भारत संघ 1978 का मामला था, में गोपालन का निर्णय उलट दिया गया और बोला गया कि ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों का संरक्षण देती है। गोपालन में क्या बोला गया? केवल और केवल विधायिका का संरक्षण देती है। इसमें कहा नहीं, ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों में संरक्षण देती है। आगे बोला गया कि दूसरा नंबर का क्या कह रहा है कि प्राण का अर्थ केवल पशुपत जीवन जीना नहीं है, पशुपत जीवन जीना नहीं है, अपितु मानवीय गरिमा के साथ बढ़िया मूंछ बना के जीना है, भाई अच्छे तरीके से जीना है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 21 में शामिल अधिकार, कि उस टाइम पे मेनका गांधी का वाद आया और हमने दो कैटेगरी बांट दी कि भाई जो भी आए उसको 21 में डाल दो। निःशुल्क विधिक सहायता, हमें निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है ना। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश का मामला था, इसके अंदर हमने निःशुल्क विधिक सहायता लिया। शीघ्र न्याय हुसैन आरा खातून की बात करते हैं, हुसैन आरा खातून की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो इसमें शीघ्र न्याय। विदेश जाने का अधिकार जो है वो आपका संवत सिंह का मामला था। किसका था? संवत सिंह का मामला था। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये मोहनी जैन, ये पूछा जाता है। ये आपका जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ना, प्राथमिक शिक्षा का, वो किसमें? मोहनी जैन वाद में आया था, कर्नाटक का। सुनील बनाम एमपी की बात करते हैं तो गुजरात केदी मामला, जहां पे हथकड़ी लगाने पे क्या किया गया था? रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा हथकड़ी नहीं लगा सकते। सौंदर्य प्रतियोगिता की बात करते हैं तो चंद्रा कुमारी का मामला आया था। चंद्रा कुमारी पुलिस कमिश्नर जो थे हैदराबाद, उसमें सौंदर्य प्रतियोगिता की बात करते हैं, खूबसूरत रहने का, वो भी इसमें आता है। यौन उत्पीड़न से संरक्षण की बात करते हैं तो ये अपना विशाखा का मामला था, विशाखा मामला बनाम राजस्थान का मामला था। आगे आता है आयसर बनाम हेल्थ उत्कर्ष मामले में सूचना का अधिकार इसके अंदर लिया गया था। आयसर का जो मामला था, आयसर ऑयल का, उसमें सूचना ली गई थी और सूचना का अधिकार 2005 में इसमें जोड़ दिया गया था। कभी कभी ये डालने के लिए, क्योंकि मैंने वाद के साथ दिए हैं तो वाद के साथ डालने के लिए बहुत अच्छा रहता है, नंबर अच्छे मिलते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी आपको पूछ लिया जा सकता है। आगे देखिए मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है आपको। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। देर से फांसी के विरुद्ध भी, भाई हाँ मुझे फांसी देनी है तो जल्दी निपटा दो काम को, बार बार में घुट घुट के क्यों मार रहे हो मुझे, है ना, एक बारी मार दो। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है। निजता के विरुद्ध अधिकार है आपको। और सरकारी अस्पतालों में समय पे इलाज पाने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है। राइट टू हेल्थ पहला राज्य है देश का जो राइट टू हेल्थ लेके आया। अकेले कारावास में बंद रहने के विरुद्ध भी अधिकार है, लेकिन हाँ यदि उस कारावास में आतंकवादी रह रहे हैं और कोई मंत्री को सजा हो जाती है, लालू जी गए थे चारा घोटाले में जेल, क्योंकि मंत्री तो जाते ही हैं, जब राष्ट्रपिता गांधी जी भी गए थे तो सभी जाते हैं ना, तो उनके विरुद्ध भी आपको क्या है कि अकेला मैं बंद नहीं रहूंगा, ठीक है। कई आदमी ने भूत पकड़े को भी डर लागे, पहले ही सोच लियो कि हाँ यार भूत पकड़े को डर लागे तो क्या करेगा, अकेले को रखो। हाँ लेकिन उसके अंदर खुकार आतंकवादी रह रहे हैं या फिर जो आदतन अपराधी रह रहे हैं तो उनसे दूर रखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए मृत्यु का अधिकार इसमें नहीं है। ज्ञानकोर के मामले में ज्ञानकोर गई थी सुप्रीम कोर्ट, बोली भाई हाँ ठीक है आपने जीवन का तो दे दिया लेकिन हमें मरने का भी दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, केवल और केवल लाइफ की बात करते हैं, हम मरने की बात नहीं करते, डेथ की बात नहीं करते, केवल जीने का अधिकार है। या माता पिता वैधानिक रूप से लव मैरिज को नहीं रोक सकते। माता पिता यदि कोई वैधानिक रूप से विधि के द्वारा या अपने बच्ची को समझा के या लड़के को समझा के लव मैरिज को नहीं रोक सकते माता पिता, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, परेशानी नहीं किया जा सकती, क्योंकि वो आर्टिकल 21 जो लव मैरिज वाले हैं ना उनको प्रोटेक्शन मिलती है, बोलते हैं पुलिस वाले आए हैं साथ में, है ना, पुलिस छोड़ने आती है, प्रोटेक्शन देती है ना, तो वो प्रोटेक्शन आपको कहां पे मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो जो भाई आपके लिए तो गुनाह किया है, आपकी बेटी गई है, आपका बेटा भाग के गया है, बेटी भाग के गई है, समाज के खिलाफ काम, क्योंकि देश देखिए एक चीज होती है, समाज जो है ना, समाज आदमी का
पालन पोषण है और दुश्मन है। समाज का मतलब जनता हो गई, जनता हो गई। जैसे मॉब ब्लीचिंग होती है, भीड़ होती है, तो ये जनता हो गई। राज्य से तो हमें एक आधी बार नुकसान देखना पड़ता है। कोई आदमी अपनी ईमानदारी से जी रहा है, उस आदमी को कभी सजा नहीं होती, कभी पनिशमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। राज्य उसका एक बार भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि कितना प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन उसको समाज में जीने के लिए सोचना पड़ता है, उसको सामाजिक होने के लिए सोचना पड़ता है। तो उस टाइम पे यदि किसी ने लव मैरिज कर ली है ना, तो उसके साथ बोलते हैं कि भाई हम जान से मार देंगे, उनको धमकियां दे, इस टाइप से करे, तो आप उसको परेशान कर रहे हो, तो ये मानव दुर्व्यवहार में आएगा। आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, ये उसका मूल अधिकार आप हनन कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत के अंदर जो पुलिस पड़तालना होती है, पुलिस पूछती है ना उनको कि हाँ भाई आपने ये जुर्म किया कि नहीं किया, तो वो जो प्रताड़ना है वो भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है कि भाई इस टाइप की प्रताड़ना भी अमानवीय नहीं होनी चाहिए। शकीला अब्दुल गफार खान जो मामला था उसके अंदर ऐसा बोला गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 2186वां संविधान संशोधन द्वारा। अधिनियम द्वारा कब जोड़ा गया था? ये 2002 में जोड़ा गया था। इसमें बोला कि राज्य के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य, लेकिन प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, अपर शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह आवश्यक शिक्षा तक ही है, केवल इसको आवश्यक शिक्षा ही बोला गया है कि हाँ भाई आवश्यक शिक्षा मतलब फदाल कर दे, छठी ताई टाबर पढ़ ले, मैं क्या कम से तो पढ़ ही सके, दूसरा का पढ़ ले तो वो दूसरे की निजता को अनंत कर दे, फदाल करने के लिए क्या है ये। और आगे अपना सर्वांगीण विकास के लिए देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है, नेशनल मंडेला जो कहते हैं, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, वो कहते हैं कि आपको यदि पूरी दुनिया को जीतना है तो शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो ना। उच्च और व्यवसायिक शिक्षा में ऐसा नहीं है। भाग 4 अनुच्छेद भाग 4 में जोड़ दिया, अनुच्छेद 45 में, भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में जोड़ दिया। आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में आया था। आगे देखिए, अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, हिरासत 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था निवारक निरोध और दंडात्मक, है ना। तो देखिए दंड विषय की बात करते हैं तो ये कठोर होती है, न्यायालय के आदेश के बाद होती है, जिसे आपका प्रूफ हो जाता है कि आपने ये गुनाह किया है, उसके बाद होती है ना, सजा मिलती है। निवारक का मतलब हो गया कि ये बिना सुनवाई के, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के होती है। लेकिन हाँ, दोषी को क्या मतलब आदमी जो होता है उसको दोषी ठहराया जाता है, और भविष्य में ऐसा लगता है कि ये आदमी, फलाना आदमी अपराध करेगा जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए 2 कानून बने हैं, एक तो साधारण कानून है, एक निवारक हिरासत कानून। साधारण कानून की बात करते हैं तो गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है उसकी सूचना आपको बताना पड़ेगा। आपको पूछने का अधिकार है, पुलिस वाले को बताने का अधिकार है। विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का, आप अपने वकील से, जो अपना मनपसंद वकील है उससे आप परामर्श लेने का, आप चाहे प्रशांत भूषण वकील कीजिए, है ना। और 22(2) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर, हमने पहले देख लिया था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास इसमें आने जाने का समय जो होगा वो जोड़ा नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध, है ना, दिए 24 घंटे में रिहा होने का अधिकार होगा कि हाँ भाई 24 घंटे में आपको रिहा कर दिया जाएगा। यदि 24 घंटे से ज्यादा आप उसको लेके जा रहे हो तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। यह साधारण कानून और निवारक हिरासत वालों पे लागू नहीं होगा। जैसे आपने सरकार के कानून, आईपीसी का उल्लंघन किया है, सरकार का उल्लंघन किया है या किसी दूसरे को हानि पहुंचाई है, वहां पे लागू नहीं होगा। और दूसरा, निवारक हिरासत वालों को लागू नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि फलाना आदमी जो है वो कुछ न कुछ फदाल करने वाला है, उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। आगे देखिए, यह लागू नहीं होंगे न्यायालय द्वारा हो गया या जनहित, जन अधिकारी जो होता है उसके आदेश के खिलाफ भी ये लागू नहीं होंगे, है ना। गिरफ्तार किया गया हो, ये कोई आयकर के मामले में जो टैक्स बचा रहे हो उसके लागू नहीं होंगे, और विदेश में पकड़े जाने पर भी ये लागू नहीं होंगे, अपने ही देश में लागू होंगे। आगे इसमें यात्रा समय को काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें 1 और 2 की बातें ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगी जो उस समय शत्रु देश का हो। वो अपने पाकिस्तान का, यदि मान लो अपन शत्रु देश का मानते हैं, वैसे तो पाकिस्तान में कहाँ औकात है शत्रु बनने की, है ना। शत्रु तो बराबर के होते हैं, है ना। तो अपने 5वीं इकोनॉमी है उनका, तो लिस्ट में नाम नहीं आता, तो कहाँ शत्रु है, उस समय वह शत्रु देश का हो। ठीक है। आगे निवारक निरोध की विधि के तहत गिरफ्तार किया गया हो, या 22(4) निवारक निरोध के आधार पर भी 3 माह तक की हिरासत में रखा जा सकता है। उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड बैठेगा, सलाहकार बोर्ड बैठेगा। वो बोर्ड के अंदर कौन होंगे? हाई कोर्ट के जज होंगे या उसकी योग्यता रखने वाले न्यायाधीश होंगे। तो उसको 3 महीने से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रिया या सरकारी अपराध तक ही सीमित है।
केवल आपराधिक क्रिया या सरकारी अपराध तक ही सीमित है। निवारक हिरासत की बात करते हैं तो इसमें दंड विषयक कानून के लिए गिरफ्तार किया जाता है। भारतीयों को, विदेशियों को, दोनों पे ये लागू होता है ना। कोई विदेशी नागरिक है क्योंकि शत्रु देश का है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि ये भड़काऊ भाषण देके जाएगा, या कोई दूसरे देश का भड़काऊ भाषण भारत की एकता अखंडता के खिलाफ देके जाएगा, लोक व्यवस्था के खिलाफ देके जाएगा, है ना, तो उस टाइम पे उसको भी क्या कर सकते हैं अपन, है ना, गिरफ्तार कर सकते हैं, निवारक निरोध, और उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं होता तो, है ना। व्यक्ति को 3 माह तक हम क्या सकते हैं, हिरासत रख सकते हैं। उसके बाद सलाहकार बोर्ड बैठेगा। ये सलाहकार बोर्ड आपको क्या करेगा, इसमें उच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीश जो होंगे, उसकी योग्यता रखने वाले जो भी आदमी होंगे वो बोर्ड बैठेगा। आगे 22(5) में गिरफ्तारी का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया गया है। यदि मामला सार्वजनिक हित का है कि भाई इस टाइप की यदि अपन बता देंगे जिससे और भी फदाल हो जाए, तो उस टाइप का बताना कोई जरूरी नहीं है, उस टाइप का बताना जरूरी नहीं है। साथ कह रहा है कि संसद जो है ये जो आपका सलाहकार बोर्ड है ना, इसके ऊपर कानून बना के 3 माह का जो प्रोविजन है उसको बढ़ा के 9 माह भी, 10 माह भी, 2 माह भी, 0 भी कर सकती है। ये सारा बिना सलाहकार बोर्ड की, क्योंकि उस टाइम पे न्यायाधीशों की जरूरत नहीं पड़ती, विधि बना देगी। किस मामले में कितनी अवधि, यह भी संसद निर्धारित करेगी। सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी, यह भी संसद निर्धारित करेगी। संसद क्यों बनाएगी, है ना, तो इसमें विदेश का मामला है, निरोध है, रक्षा है, इसमें केंद्र सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्यों बनाती है संसद, क्योंकि यदि विशेष क्यों बनाती है संसद, क्योंकि उसके विदेश से संबंधित कोई मामले हैं उसमें भी विशेषाधिकार है। निरोध है, रोकना है किसी चीज को, गलत काम को रोकना है, उसके लिए संसद को विशेषाधिकार है। रक्षा के मामले में तो इसलिए संसद वो कानून बनाती है। आगे देखिए, ये आपके टेलीग्राम नंबर है आपके, और ये अपना है ही। आगे देखिए, संसद द्वारा बनाए गए अभी तक निवारक निरोध देख लेते हैं। पहला आया था निवारक निरोध अधिनियम की बात करते हैं, 1950 में आया था, 1969 में खत्म हो गया था। आगे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं, 1971 से 78 तक। ये यूपीएससी में पूछा था, मीसा। इस टाइम पे क्या हुआ था, आपातकाल भी लगा था, 71 से 77 78 का टाइम था। दूसरा, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, विपक्षी दल के जो नेता थे उनको सबको क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था, इसका मिसयूज हुआ था। आगे विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये अभी भी चालू है, ये 1980 में आया था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसमें क्या बोला गया था, कोरोना काल में क्या बोला गया था कि भाई कोई भी आदमी जो है यदि डॉक्टर और स्टाफ के साथ यदि अभद्रता की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, 3 महीने उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे हम निवारक निरोध के तहत, और 3 महीने में कोरोना अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं। चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम की बात करते हैं। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियात्मक की बात करते हैं, टाडा जो आया था, ठीक है, टाडा था। फिर आगे जो आता है, एक आया था आपका पोटा, है ना, पोटा आया था। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में आया था और 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। ये यहां से पूछे जाते हैं, कई बार मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में अपना इतना ही, मिलते हैं बाद में, बाय, धन्यवाद।